1960 के दशक की बात है। फ्रांस की बहुत मशहूर सिंगर थी एडिथ पियाफ। हम्म, उस वक्त वो काफी बीमार थीं, लेकिन उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया जिसने मतलब पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हाँ, उनका वो गाना बहुत फेमस हुआ था। एग्जैक्टली। जे ने रेग्रेटे rien, जिसका मतलब है मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। हम्म, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक गाना नहीं रहा, ये हमारी आज की जो मॉडर्न संस्कृति है ना, उसका सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। बिल्कुल बन गया है। मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए। हाँ, कनाडा हो या फिलाडेल्फिया या पुर्तगाल, हर जगह लोग अपनी बॉडी पर एक ही टैटू बनवा रहे हैं, नो रिग्रेट्स। और सिर्फ टैटू ही नहीं यार, मतलब आज के टाइम में आप किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देख लें या कोई मोटिवेशनल सेमिनार सुन लें, हर जगह पछतावे को एक एक जहर की तरह माना जाता है। जैसे कोई बहुत भयानक बीमारी हो जिससे हर हाल में बचना है हमें। कि यार मुझे इस बात का पछतावा है, तो लोग उसे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं। हमारी संस्कृति में बस हमेशा आगे देखो, पॉजिटिव रहो, पुरानी बातों को भूल जाओ, यही एक रूल बन गया है। और आज हम इसी नो रिग्रेट्स वाले कल्चर की थोड़ी परतें उधेड़ने वाले हैं, क्योंकि जब हम डैनियल पिंक की पछतावे पर की गई रिसर्च देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। बहुत अलग तस्वीर। सच कहूं तो हम सभी ने कभी ना कभी कुछ गलत फैसले लिए हैं। मतलब मैंने भी लिए हैं। कभी कोई ऐसा मौका छोड़ दिया जिसे पकड़ना चाहिए था, या किसी करीबी इंसान को अनजाने में चोट पहुंचाई। और जब वो यादें वापस आती हैं तो पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठती है यार। हम्म, वो फीलिंग बहुत भारी होती है। तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि क्या सच में उन फैसलों को भूल जाना ही सही रास्ता है, या फिर हम पछतावे के नाम पर एक बहुत ही जरूरी इंसानी अनुभव से बस दूर भाग रहे हैं। हम सिर्फ भाग नहीं रहे हैं। सच तो ये है कि हम अपने दिमाग के काम करने के नेचुरल तरीके के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? डैनियल पिंक की रिसर्च इसी बात पर जोर देती है कि पछतावा महसूस ना कर पाना कोई बहुत महान खूबी नहीं है। अगर हम न्यूरोसाइंस की बात करें, तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, ये हिस्सा हमारे फैसलों, हमारी भावनाओं और फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज होती है ना, उनको प्रोसेस करता है। तो क्या पछतावे का सीधा कनेक्शन इसी हिस्से से है? बिल्कुल। साइंस दिखाती है कि जिन लोगों के दिमाग के इस हिस्से में कोई चोट लग जाती है या कोई डैमेज हो जाता है, वे लोग पछतावा महसूस करने की क्षमता पूरी तरह से खो देते हैं। ओहो, मतलब पछतावा महसूस न होना कोई सुपर पावर नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप सच में पछतावा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं, बल्कि ये न्यूरोलॉजिकली ब्रेन डैमेज का या दिमाग के पूरी तरह विकसित ना होने का साइन है। बाप रे। एक स्वस्थ और मैच्योर इंसान का दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पछतावा महसूस करे। तो अगर पछतावा एक स्वस्थ दिमाग की निशानी है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये नो रिग्रेट्स वाला पूरा का पूरा कल्चर बस एक मनोवैज्ञानिक नाटक है, हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अगर पछतावा एक मानसिक दर्द है, तो इसका कुछ फायदा भी होना चाहिए ना। मतलब अगर मैं जलते हुए स्टोव पर हाथ रख दूं, तो दर्द मुझे तुरंत एक सिग्नल देता है कि भाई हाथ हटा लो वरना जल जाओगे। वो दर्द आपको बचाता है। हाँ, तो क्या पछतावा भी उसी स्टोव के दर्द की तरह काम करता है? स्टोव का ये जो उदाहरण आपने दिया ना, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जब हमें शारीरिक दर्द होता है, तो वो एक वार्निंग होती है जो हमें फ्यूचर के नुकसान से बचाती है। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने बहुत पहले कहा था कि सोचना कुछ करने के लिए है। सोचना कुछ करने के लिए है। हाँ, इंसान का दिमाग सोचता ही इसलिए है ताकि वो कोई एक्शन ले सके। लेकिन डैनियल पिंक इस विचार को भावनाओं तक ले जाते हैं। उनका तर्क है कि महसूस करना सोचने के लिए है। अच्छा, मतलब फीलिंग इज फॉर थिंकिंग। एग्जैक्टली हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स उठती है ना, वो हमें रोकने, हमारे ध्यान को खींचने और हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए होती हैं कि हमने क्या गलती की है। तो दर्द से भागने के बजाय उसे महसूस करना और सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग असल में कर क्या रहा होता है? क्योंकि जो बीत गया वो तो बीत ही गया ना। यहीं पर इंसान के दिमाग की एक बहुत ही खास क्षमता सामने आती है। इसे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। काउंटर फैक्चुअल, मतलब जो फैक्ट या सच नहीं है उसके बारे में सोचना। हाँ, अतीत के उन ऑप्शंस के बारे में सोचने की क्षमता जो कभी हुए ही नहीं। हमारा दिमाग लगातार एक सिमुलेशन चलाता रहता है, और ये मेनली दो तरह से होता है। दो तरह से। हो जाता है, हम्म। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, हम्म। लेकिन वो इंसान बाहर निकलता और सोचता है
कार तो पूरी तरह बर्बाद हो गई लेकिन कम से कम मेरी जान तो बच गई। हाँ, ये तो हम सभी करते हैं। ये खुद को सांत्वना देने का एक तरीका है। इससे हमें तुरंत थोड़ी राहत मिल जाती है कि स्थिति इससे भी बुरी हो सकती थी। बिल्कुल, और हमारा दिमाग ये कम से कम वाला नैरेटिव सेट ही इसीलिए करता है ताकि हम उस सदमे से बाहर आ सकें। लेकिन इसी काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का जो दूसरा तरीका है वो है इफ ओनली वाले विचार। मतलब काश ऐसा होता। हाँ, हुँ, उसी एक्सीडेंट के बाद जब वो इंसान रात को सोने की कोशिश कर रहा होता है तो हुँ। उसका दिमाग कहता है काश मैं उस वक्त थोड़ा धीमे गाड़ी चला रहा होता, या काश मैंने वो ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की होती। उफ़! वो काश बहुत भारी होता है। एग्जैक्टली अब ये जो काश है, ये आपको कोई सांत्वना नहीं देता। ये विचार पेट में मरोड़ पैदा करता है, आपको खुद पर गुस्सा दिलाता है और एक बहुत गहरा मेंटल पेन देता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर ये काश वाले विचार हमें इतना दर्द देते हैं, तो क्या हमें जानबूझकर इनमें डूबकर खुद को टॉर्चर करते रहना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कई लोग तो बस इन्हीं विचारों में फंस कर रह जाते हैं। वे लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते। नहीं, भावनाओं में डूब जाना और खुद को लगातार कोसते रहना, जिसे मनोविज्ञान में रूमिनेशन कहते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? सवाल ये नहीं है कि हमें दर्द में डूबना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि हम उस दर्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। डैनियल पिंक कहते हैं कि फीलिंग्स का इस्तेमाल एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह होना चाहिए। कैटलिस्ट की तरह? हाँ, जब आप काश सोचते हैं ना, तो वो दर्द आपको एकदम क्लियरली दिखाता है कि अगली बार जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको क्या नहीं करना है। पछतावा असल में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इफ ओनली है। तो ये हमारी फ्यूचर के फैसलों को सुधारता है, हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और लाइफ को एक दिशा देता है। एग्जैक्टली। मतलब पछतावा वो कड़वी दवाई है जिसे खाना तो कोई नहीं चाहता यार, लेकिन बीमारी ठीक करने के लिए वही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे ना एक बात खटक रही है थोड़ी। बताइए। डैनियल पिंक ये सब इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? क्या उन्होंने लोगों के दिमाग में झांक कर देखा है कि दुनिया में लोगों को असल में किन बातों का पछतावा होता है? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी और उसके फैसले तो बहुत अलग-अलग होते हैं ना। उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पिंक ने वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे लॉन्च किया। उन्होंने 105 से अधिक देशों के हजारों लोगों का डेटा जमा किया। वाओ, 105 देश। हाँ, लोगों ने एनोनिमस तरीके से अपने सबसे गहरे पछतावे साझा किए। और जब उन्होंने इस इतने बड़े डेटा को प्रोसेस किया, तो उन्हें पता चला कि भले ही लोगों की कहानियां अलग-अलग थीं, लेकिन सरफेस के नीचे छिपकर जो पैटर्न उभर रहे थे, वो बहुत क्लियर थे। अच्छा, तो क्या पैटर्न थे वो? इंसान चाहे किसी भी देश, संस्कृति या उम्र का हो, उसके पछतावे मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। और हर पछतावा असल में एक यूनिवर्सल ह्यूमन नीड, मतलब सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इन चार मुख्य पछतावों को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला पछतावा कौन सा है जो सर्वे में सबसे ज्यादा उभर कर आया? पहला है फाउंडेशन रिग्रेट्स, यानी बुनियादी पछतावे। इसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है कि काश मैंने मेहनत की होती, या काश मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता। ये हेल्थ, एजुकेशन या पैसों से जुड़ा होता है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये वो चीजें हैं जो रातों रात खराब नहीं होती। कोई एक दिन में बैंकरप्ट नहीं होता या एक दिन में अनफिट नहीं होता। सही कहा। ये हमारे छोटे-छोटे फैसलों का नतीजा होते हैं। सर्वे में एक जेसन ड्रेंट नाम के व्यक्ति की कहानी है। जेसन ने 1996 में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में नौकरी शुरू की थी। उस उम्र में उसे लगता था कि वो अजय है। हाँ, वो 20-22 की उम्र में सबको लगता है। उसे लगता था कि फ्यूचर तो बहुत दूर है, अभी के मजे क्यों छोड़े जाएं। उसने कभी पैसे नहीं बचाए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन 25 साल बाद आज उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है। ओहो। हर महीने बिल चुकाने की टेंशन उसे खाए जाती है और वो एक गहरी वित्तीय असुरक्षा झेल रहा है। आज उसे उस वक्त मेहनत न करने का बहुत गहरा पछतावा है। और ये पछतावा किस इंसानी जरूरत की तरफ इशारा करता है? ये स्थिरता या स्टेबिलिटी को दिखाता है। हम सभी को अपनी लाइफ में एक ठोस नींव की जरूरत होती है। जब हम उस नींव को इग्नोर करते हैं तो ये फाउंडेशन रिग्रेट पैदा होता है। मैं समझ गई। फाउंडेशन यानी स्थिरता की कमी। लेकिन कई बार ना हम सेफ रहने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठते हैं या कहूँगी कुछ ऐसा नहीं करते जो हमें जीवन भर सालता रहता है। और यहीं से जन्म होता है दूसरी कैटेगरी का, बोल्डनेस रिग्रेट्स, मतलब साहस के पछतावे। इनकी आवाज होती है, काश मैंने वो रिस्क उठाया होता। हम्म। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो हमें उन चीजों का ज्यादा पछतावा होता है जो हमने नहीं की, बजाय उनके जो हमने की।
मुझे याद आ रहा है रिसर्च में वो 1981 की ब्रूस नाम के आदमी की कहानी है। वो कहानी ना सच में दिल तोड़ने वाली है। मतलब ब्रूस एक ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके सामने सैंड्रा नाम की एक लड़की बैठी थी। हाँ, वो ट्रेन वाली कहानी। उन दोनों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बातचीत शुरू हुई, एक कनेक्शन सा बन जा था। सैंड्रा को बेल्जियम में उतरना था और जब उसका स्टेशन आया तो उसने ब्रूस की तरफ देखा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। एक पल के लिए ब्रूस का मन किया कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला जाए, लेकिन लेकिन वो डर गया। उसने सेफ रास्ता चुना और अपनी सीट पर ही बैठा रहा। और वो पल हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, और सबसे डरावनी बात मुझे ये लगती है कि 40 साल बाद भी ब्रूस को उस दिन सैंड्रा के पीछे न जाने का गहरा पछतावा है। वो आज भी सोचता है कि अगर उसने उस दिन थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। ये एक क्लासिक बोल्डनेस रिग्रेट है। हम अक्सर वो नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, या उस इंसान को अपने दिल की बात कहने से डरते हैं, या दुनिया घूमने का सपना टाल देते हैं क्योंकि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन ये पछतावा हमारी विकास या ग्रोथ की नीड को दर्शाता है। इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता यार, वो कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है। तो अगर फाउंडेशन रिग्रेट हमारे जीवन की स्थिरता से जुड़ा है और बोल्डनेस रिग्रेट हमारे विकास से, तो क्या होता है जब हमारे किसी कदम से किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचती है? मुझे लगता है कि उस वक्त जो पछतावा होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का दर्द देता होगा। और वही हमारा तीसरा पछतावा है, मॉरल रिग्रेट्स, यानी नैतिक पछतावे। ये कहता है काश मैंने सही काम किया होता। ये तब होता है जब हम अपने ही बनाए उसूलों से नीचे गिर जाते हैं। जैसे किसी को धोखा देना या किसी का फायदा उठाना। हाँ, इसमें स्कूल में किसी कमजोर बच्चे को बुली करना, या अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा देना, या अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करना शामिल है। पिंक के सर्वे में ये देखकर हैरानी होती है कि लोग दशकों बाद भी रात को उठकर इस बात पर रोते हैं कि उन्होंने सालों पहले किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मतलब वक्त के साथ वो गिल्ट कम नहीं होता। नहीं होता। उस वक्त शायद उन्हें फायदा दिखा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका ज़मीर उन्हें माफ नहीं कर पाता। ये हमारी अच्छाई या गुडनेस की आवश्यकता को दिखाता है। गहराई में कहीं ना कहीं हम सभी खुद को एक अच्छा इंसान मानना चाहते हैं ना। जब हम उस इमेज को तोड़ते हैं तो मॉरल रिग्रेट जन्म लेता है। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत गहरी बात है। और अब बचता है हमारा चौथा पछतावा। कनेक्शन रिग्रेट्स। हाँ, कनेक्शन रिग्रेट्स। और सर्वे में पाया गया ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसकी आवाज़ है काश मैंने कांटेक्ट किया होता। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं, और जब हमारे रिश्ते टूटते हैं या पीछे छूट जाते हैं तो ये हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है। रिश्तों का टूटना मतलब कोई बड़ी लड़ाई या धोखा? ज़रूरी नहीं है। पिंक यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताते हैं, रिफ्ट वर्सेस ड्रिफ्ट। रिफ्ट वर्सेस ड्रिफ्ट। हाँ, रिफ्ट मतलब कोई बड़ी दरार, जैसे किसी बात पर बहुत भयानक झगड़ा हो गया और बातचीत बंद हो गई। लेकिन ज्यादातर जो कनेक्शन रिग्रेट्स होते हैं ना, वो ड्रिफ्ट यानी बहाव के कारण होते हैं। अच्छा, जैसे लोग बस धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सर्वे में चेरिल और जेन की कहानी इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। वे दोनों कॉलेज में बहुत पक्की दोस्त थी, हर बात शेयर करती थी। लेकिन फिर कॉलेज खत्म हुआ, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गई। उनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, बस वक्त के साथ संपर्क कम होता गया। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब कॉल करना बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। चेरिल सोचती होगी कि यार 25 साल बाद अचानक फोन करूंगी तो जेन क्या सोचेगी। बिल्कुल। और उसी झिझक के कारण वो फोन कभी किया ही नहीं जाता। ये कनेक्शन रिग्रेट हमारी सबसे गहरी नीड को दर्शाता है, और वो है प्यार और अपनेपन की जरूरत। रुकिए एक सेकंड। अगर मैं इन चारों पछतावों को एक साथ जोड़कर देखूं तो ये मुझे ना एक घर के ढांचे जैसा लग रहा है। एक घर का ढांचा? वो कैसे? मतलब सोचिए, फाउंडेशन रिग्रेट उस घर की मजबूत नींव है जो हमें लाइफ में स्टेबिलिटी देती है। उसके बिना तो घर टिकेगा ही नहीं। बोल्डनेस रिग्रेट उस घर की खिड़कियां और दरवाजे हैं जहां से हम बाहर की दुनिया देखते हैं, रिस्क उठाते हैं और ग्रो करते हैं। अरे वाह! और जो मॉरल रिग्रेट है वो उस घर के नियम है जो तय करते हैं कि हम कैसे इंसान हैं, हमारी अच्छाई क्या है। और कनेक्शन रिग्रेट वो लोग हैं जो उस घर में हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो घर अधूरा है। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर कर देती है। अगर आप पिंक की रिसर्च का निचोड़ निकालें तो ये 4 पछतावे असल में एक अच्छी लाइफ का फोटोग्राफिक नेगेटिव हैं। फोटोग्राफिक नेगेटिव। जो बातें हमें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, जो पछतावे हमें सबसे ज्यादा चुभते हैं, वही पलटकर हमें बताते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है। स्थिरता, विकास, अच्छाई और प्यार। हमारा पछतावा ही हमारा सबसे सच्चा गाइड है। ठीक है, यहाँ तक तो बात बिल्कुल साफ है कि पछतावा एक सिग्नल है
और ये हमें हमारी सबसे गहरी ज़रूरतों के बारे में बताता है। लेकिन अब मेन सवाल ये आता है कि हम इस इन्फॉर्मेशन का करें क्या? हाँ, हम इन चुभने वाले पछतावों को, उस पेट की मरोड़ को अपने फायदे के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं? डैनियल पिंक इसे एक प्रॉपर प्रोसेस में बदलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा पछतावा एक्शन का है, मतलब जो हमने किया, या इनएक्शन का है, मतलब जो हमने नहीं किया। ओके। अगर आपने कुछ गलत किया है, तो आप शायद माफी मांगकर या उस नुकसान की भरपाई करके उसे कुछ हद तक फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों का क्या जो हमने कभी की ही नहीं? ब्रूस और सैंड्रा वाली कहानी की तरह, वो ट्रेन तो 1981 में ही छूट गई ना, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे इनएक्शन वाले पछतावों से निपटने के लिए पिंक एक 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ डिस्क्लोजर, मतलब आत्म प्रकटीकरण। पिंक कहते हैं कि अपने पछतावे को किसी डायरी में लिखिए या किसी ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सिर्फ लिख देने से या बोल देने से होगा क्या? दर्द तो फिर भी रहेगा ना दिमाग में। इसके पीछे ना पूरा न्यूरो साइंस काम करता है। अच्छा? जब कोई पछतावा या नेगेटिव फीलिंग सिर्फ हमारे दिमाग में घूम रही होती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। वो दिमाग के एमिगडाला हिस्से में प्रोसेस होती है, जो हमारा फियर सेंटर है। जहाँ डर पैदा होता है। हाँ, वहाँ वो एक बहुत विशाल और डरावने बादल की तरह लगती है, जिसे हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब हम उसे शब्दों में डालते हैं, उसे कागज पर उतारते हैं, तो हम भाषा का यूज कर रहे होते हैं। ओके। और भाषा को प्रोसेस करना हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, जो लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेंटर है। लिखते ही वो डरावनी फीलिंग एक ठोस इन्फॉर्मेशन में बदल जाती है, जिसे सुलझाया जा सकता है। वाओ! मतलब हम उस भावना को दिमाग के उस हिस्से से निकालकर दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर देते हैं जहां हम उसे लॉजिकली देख सकें। ये तो सच में बहुत पावरफुल है। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है सेल्फ कंपैशन, हम्म। यानी खुद के प्रति थोड़ी दया दिखाना। हम्म। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हमारे किसी दोस्त से कोई गलती हो जाए, तो हम उसे आसानी से माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं यार, इंसान से ही गलती होती है। हाँ, दूसरों को ज्ञान देना आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन जब बात खुद की आती है, तो हम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। पिंक समझाते हैं कि हमें अपनी गलतियों को एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा मानना चाहिए। हम्म। हम इंसान हैं, और ये तो तय है कि हम गलतियां करेंगे। कोई एक गलती हमारी पूरी पहचान नहीं बन सकती। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी। क्या सेल्फ कंपैशन खुद को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी से बचाने का एक बहाना नहीं बन सकता? मतलब अगर मैंने कुछ गलत किया है और मैं खुद से कहूँ कि अरे छोड़ो यार, सबसे गलती होती है, तो क्या मैं बस खुद को सांत्वना देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही हूँ? ये एक बहुत ही कॉमन डर है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च इसका बिल्कुल उल्टा साबित करती है। सेल्फ कंपैशन का मतलब जिम्मेदारी से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमें वो सेफ मेंटल स्पेस देता है जहां हम अपनी गलती को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर सकें। वो कैसे? सोचिए, जब हम बहुत ज्यादा गिल्ट या शर्मिंदगी में डूबे होते हैं, तो हम सच का सामना ही नहीं करना चाहते। हम डिफेंसिव हो जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। सेल्फ कंपैशन उस शर्म के बोझ को हटाता है। हम्म। ये आपको ये कहने की हिम्मत देता है कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं इस गलती से बड़ा हूं। तभी आप फ्यूचर के लिए कोई सॉलिड लर्निंग निकाल पाते हैं। मैं समझ गई। मतलब शर्मिंदगी आपको अंधा कर देती है, जबकि आत्म करुणा आपको सच देखने की हिम्मत देती है ताकि आप उसे सुधार सकें। बहुत सही। और तीसरा स्टेप? तीसरा और लास्ट स्टेप है सेल्फ डिस्टेंसिंग, मतलब खुद की स्थिति को एक बाहरी इंसान के नजरिए से देखना। आप फ्लाई ऑन द वॉल तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दीवार पर बैठी कोई मक्खी दूर से सब कुछ देख रही हो। एग्जैक्टली। या फिर आप खुद से पूछ सकते हैं कि 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर इस सिचुएशन को देखूंगा, तो मुझे क्या सही लगेगा। एक और बहुत इफेक्टिव तरीका है खुद को थर्ड पर्सन के रूप में एड्रेस करना। खुद को थर्ड पर्सन? हाँ, बजाय ये सोचने की कि मुझे क्या करना चाहिए, खुद से अपने नाम का इस्तेमाल करके पूछें कि उसे अब क्या करना चाहिए। अच्छा। जब हम अपनी ही प्रॉब्लम से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो जो फीलिंग्स का ओवरफ्लो होता है, वो कम हो जाता है और हमें एक क्लियर लॉजिकल रास्ता दिखाई देने लगता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे हम दूसरों के प्रॉब्लम्स में तो बहुत अच्छी और लॉजिकल एडवाइस दे देते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स में बुरी तरह उलझ जाते हैं। तो दूरी हमें वो क्लैरिटी देती है। एकदम सही। और जब आप इन तीनों स्टेप्स, सेल्फ डिस्क्लोजर, सेल्फ कंपैशन और सेल्फ डिस्टेंसिंग से गुजरते हैं, तो आपका पछतावा आपको पीछे खींचने वाली जंजीर नहीं रहता, वो आपको आगे धकेलने वाला एक पावरफुल इंजन बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूँ तो डैनियल पिंक की रिसर्च हमें ये सिखाती है कि पछतावा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे हमें अपनी जिंदगी से मिटाई ही देना चाहिए। नो रिग्रेट्स का टैटू बनवाना असल में अपनी ही इंसानियत के एक बहुत जरूरी हिस्से को इग्नोर करना है। बिल्कुल।
पछतावा हमारी खोई हुई उम्मीदों और हमारी जिम्मेदारियों को समझने का एक बहुत ही क्लियर नक्शा है। ये हमें बताता है कि हमारे लिए असल में मायने क्या रखता है। और जब हम इस नक्शे को पढ़ना सीख जाते हैं तो हम ना केवल बेहतर फैसले लेते हैं बल्कि हम अपनी लाइफ में और ज्यादा डेप्थ और मीनिंग भी ला पाते हैं। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा थॉट आपके सामने रखना चाहती हूँ जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या? देखिए, आज के टाइम में हम सभी अपना एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाते हैं। उसमें हमारी सारी अचीवमेंट्स, हमारी डिग्रियां, हमारे प्रमोशंस दर्ज होते हैं। हम दुनिया को सिर्फ अपनी एक परफेक्ट और चमकती हुई तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी फेलियर्स और अपने सबसे बड़े पछतावों का भी एक पब्लिक रेज्यूमे बनाने लगे। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सोसाइटी में अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखी गई बातों को प्राउडली शेयर करने का कल्चर बन जाए तो क्या होगा? क्या हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी के इस दम घोंटू दौर से बाहर नहीं निकल आएंगे? क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना पाएंगे जहां इंसान एक दूसरे से उनके परफेक्शन के कारण नहीं, बल्कि उनकी असली, कच्ची और सच्ची कहानियों के कारण जुड़े? तो शायद अगली बार जब आपको किसी बात का पछतावा होना, तो उससे भागने के बजाय उसे अपने उस अदृश्य रिज्यूमे का सबसे कीमती हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि यही वो स्टोव की आंच है जो फ्यूचर में आपको जलने से बचाएगी।